बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 4 आय और रोजगार के निर्धारण, इसके कुछ प्रश्नों को हमने पिछले पार्ट में समझा था। आज हम शेष प्रश्न जो रह गए थे उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम उनको समझेंगे। आज के प्रश्न समझने से पहले आप ये मान लीजिए कि आज आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिया और आप बाजार जाकर 50 रुपए किसी भी सामान को खरीदने में खर्च कर देते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में आप जो 50 रुपए खर्च कर रहे हैं इसको हम उपभोग कहते हैं। अब आपने 50 रुपए खर्च कर लिया तो आपके पास कितनी राशि शेष बचेगी, यानी कितने रुपए आपके पास बचेंगे। अब आपके पास 50 रुपए बचे होंगे। आज हमें यही आय का वितरण, उपभोग एवं बचत के बीच के संबंध को पढ़ना है। उपभोग फलन। उपभोग का मतलब अर्थशास्त्र में क्या होता है? उपयोग। उपयोग को हम क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। उपभोग फलन समुदाय के कुल आय एवं कुल उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। कुल आय और कुल उपभोग में जो संबंध होता है उसको हम उनके संबंध को हम क्या कहते हैं? उपभोग फलन। C इज इक्वल टू एफ वाई। यहाँ C क्या है? C कंजप्शन यानी उपभोग हिंदी में कहते हैं हम। Y क्या है आपका? इनकम। और यहाँ इस सूत्र में जो F लिया गया है इन दोनों के बीच के संबंध को हम किससे दर्शाते हैं? फलन से। उपभोग फलन राष्ट्रीय आय और कुल उपभोग व्यय के संबंध को प्रकट करता है। राष्ट्रीय आय और उपभोग के बीच के संबंध को क्या व्यक्त करता है? उपभोग फलन। आय के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार परिवर्तन होता है, इस संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। कीन्स के अनुसार सामान्यतः यह कीन्स ने सिद्धांत दिया था। कीन्स के अनुसार सामान्यतः आय एवं व्यय के बीच धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक मतलब आय बढ़ने पर उपभोग व्यय भी बढ़ता है, यानी हमारा खर्च भी बढ़ता है, और आय के घटने पर हमारा उपभोग भी, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे खर्चे भी कम हो जाते हैं। किंतु आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग में कम वृद्धि होती है। हमारी आय जिस तुलना में बढ़ती है ना, उस तुलना में हम अपने उपभोग को नहीं बढ़ाते। इसे कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। आप एक प्रश्न का उत्तर सोचिए। क्या आपकी आय 10,000 रुपए है और यदि अब आपकी आय दुगनी होकर 20,000 रुपए हो जाए, तब आपके खर्चे में क्या अंतर आएगा? क्या आप अपने खाने का खर्चा दुगना कर देंगे? जितना आप अभी खा रहे थे, जितनी सब्जियां ले रहे थे, जितनी रोटी खा रहे थे, इसकी मात्रा आप दुगनी कर देंगे क्या? या आपके घर में जो बर्तन उपलब्ध हैं, यदि आपकी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी तो क्या आप दुगने बर्तन खरीद लेंगे? दोनों बातों का आपका जवाब निश्चित है नहीं होगा। यही बात उपभोग फलन के लिए भी कीन्स ने कही थी कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है हम उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ाते। यही बात मैं आपको तालिका से भी समझा दे रही हूँ। ये है हमारा आय और उपभोग। जब हमारी आय शून्य होती है, यानी हम कुछ भी नहीं कमा रहे होते हैं, तब भी हमको कुछ ना कुछ तो उपभोग करना पड़ता है। क्या जिसके घर में कोई इनकम नहीं है, क्या वो खाना नहीं खाएगा? उसकी बेसिक जरूरतें नहीं होंगी? होंगी। तो इस तरह से चाहे वो उधार लेके, किसी से ऋण लेके खर्च करे, परंतु वो व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता, चाहे उसकी आय शून्य क्यों ना हो। यदि आय मान लो 50 है और उसका उपभोग कितना है? 60 है, यानी अभी भी महंगाई है, 50 रुपए ही कमा पा रहा है, परंतु उसका खर्च कितना हो रहा है? 60 रुपए हो रहा है। यदि 100 रुपए उसकी आय है और मान लो उपभोग भी कितना हो रहा है? 100 रुपए हो रहा है। यदि अब उसकी आय, देखिए यहाँ धीरे धीरे आय क्या हो रही है? बढ़ रही है, और यहाँ उपभोग भी बढ़ रहा है। कीन्स यही तो कह रहे थे कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है उपभोग भी बढ़ता जाता है। यहाँ हमारी आय हो गई 200, उपभोग भी बढ़ गया 180। आय हो गई हमारी 250, उपभोग हो गया 220।
हमारी आय 300 हो गई और हमने उपभोग कितना बढ़ा दिया 260। लेकिन कीन्स क्या बात बोल रहे हैं वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आय बढ़ती है तो उपभोग तो बढ़ता ही है। ये दिख रहा है हमको कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता जाता है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता। जैसे ये 50 रुपए आय है और हमारा उपभोग कितना है 60 है। अब 50 से दुगनी आय हो गई, कितनी हो गई 100 हो गई। क्या उपभोग भी यहाँ दुगना हो गया है? नहीं। यहाँ उपभोग 60 से कितना होना चाहिए था 120 होना चाहिए था, परंतु उपभोग कितना हुआ है केवल 100 रुपए। यदि हम 100 रुपए से 200 की तुलना करें, आय यहाँ पे दुगनी हो गई 200 में। ये देखिए 100 में हमारा कितना था उपभोग 100 था और यहाँ पर उपभोग कितना हो गया 180, जबकि दुगना होना चाहिए था। आय तो दुगनी हो गई 100 से क्या हो गई 200 हो गई, तो उपभोग भी दुगना होना चाहिए था, परंतु केवल कितना हुआ है 180। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जिस अनुपात में हमारी आय बढ़ती है उस अनुपात में हमारा उपभोग नहीं बढ़ता। ये देखिए 100 से 200 हो गया, परंतु यहाँ 100 से 180 हो गया। 150 से 300 दुगनी आय हो गई, परंतु 140 से 260 हुआ। यहाँ क्या होना चाहिए था दुगना 280 होना चाहिए था। परंतु हमारी जितनी आय बढ़ती है उस अनुपात में हमारा उपभोग नहीं बढ़ता। यही कहलाता हमारा उपभोग फलन। उपभोग फलन क्या है? जब हम आय और उपभोग के बीच के संबंध को हम कहते हैं उपभोग फलन। उपभोग फलन आपके परीक्षा में नहीं आने वाला है या इम्पोर्टेंट इस वर्ष के दृष्टिकोण से नहीं है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि आखिर उपभोग फलन क्या है, इसीलिए मैंने आपको समझाया। हमारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपभोग फलन की 3 मान्यताएं लिखिए। जहां पर भी मान्यता आता है इसका मतलब क्या होता है शर्त। उपभोग फलन किन शर्तों पे किस मान्यता पर लागू होता है? कीन्स के उपभोग फलन के नियम को प्रतिपादित करते समय निम्नलिखित मान्यताएं हैं। ये जो उपभोग फलन है इसके लिए कौन कौन सी शर्तें रखी हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत तत्व जैसे व्यक्तियों की रुचि तथा आदतें, आय का वितरण, जनसंख्या आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये उपभोग फलन के लिए पहली शर्त है कि मनोवैज्ञानिक और संस्थागत तत्व यानी व्यक्तियों की रुचि नहीं बदलना चाहिए, आय का वितरण नहीं बदलना चाहिए, जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब ये उपभोग फलन का नियम लागू होगा। दूसरी शर्त क्या है? अर्थव्यवस्था में सामान्य परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं। सामान्य से क्या मतलब है? बाजार में मुद्रास्फीति की यानी महंगाई की स्थिति नहीं है या युद्ध की स्थिति नहीं है। ये जो असामान्य परिस्थितियां हैं ये अर्थव्यवस्था में नहीं है, तभी उपभोग फलन का नियम लागू होगा। तीसरा है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब कीन्स ने ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की है इस सिद्धांत के लिए कि अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, जिसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। यानी यहाँ पर कोई भी अर्थव्यवस्था में सरकार इंटरफेयर करने वाली सरकार नहीं है। जो भी अर्थव्यवस्था है वो अपने आप काम कर रही है, वहाँ कोई बाहर इंटरफेयर करने वाली सरकार नहीं है। तो हमको बताना था उपभोग फलन की 3 मान्यताएं, तो आप ये तीनों मान्यताओं को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बचत फलन या इसी को ही बचत प्रवृत्ति भी कहते हैं। बचत फलन और बचत प्रवृत्ति एक ही है। बचत शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। आपके पास 10,000 रुपए है, आपने 5,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास शेष जो बचत है वो कितनी होगी 5,000 होगी। तो इस तरह से आय और उपभोग के अंतर को हम बचत कहते हैं। यहाँ आय कितनी है 10,000 और उपभोग कितना किया आपने, खर्च कितना किया आपने 5,000। तो इस तरह से जो शेष राशि है ये हमारी कहलाएगी बचत। आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आय का जो भाग खर्च नहीं किया जाता
वह बचत कहलाता है। बचत का सूत्र क्या है? इसको हम S इज इक्वल टू एफ वाई। यहाँ S क्या है? Y तो हमारा आय है, S यानी सेविंग्स बचत है, और ये F मतलब फलन है। जो आय और बचत के बीच के संबंध को बताता है, इसे हम बचत फलन कहते हैं। कीन्स के अनुसार आय के बढ़ने पर बचत भी बढ़ती है तथा आय के कम होने पर बचत घटती है। इस प्रकार बचत आय का फलन है। बचत किसका फलन है? आय का। कि आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारी बचत भी बढ़ती जाती है। इन दोनों के बीच फलनात्मक संबंध को हम बचत फलन कहते हैं। बचत फलन को भी हम तालिका या सारणी से समझ सकते हैं। ये देखिए, आय, जब मेरी आय शून्य है, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि तब भी हम उपभोग अवश्य करेंगे। तो ये हमारे पास कहाँ से आएगा? हमारे पास पहले से कहीं 20 रुपए थे, उसका उपभोग हम वर्तमान में करेंगे। यदि हमारी आय 50 हो गई तो उपभोग हमने कितना किया? 60 का। यहाँ भी आप अंतर देख रहे हैं कि आपकी इनकम तो कम है और उपभोग आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो 10 रुपए अतिरिक्त आ रहे हैं, या आप किसी से उधार ले रहे हैं, या आपके अकाउंट में पहले पैसे होंगे, आप उसको उसका उपभोग कर रहे हैं। अब आय आपकी बढ़ रही है, आय बढ़ के 100 हो गई तो उपभोग भी बढ़ के कितना हो गया? आपका 100 हो गया। अब देखिए, आपका 100 रुपए ही आपने कमाया था और पूरा का पूरा 100 रुपए आपने खर्च कर दिया, तो बचत होगी क्या? नहीं होगी, शून्य बचत है। अब आय देखिए और बढ़ गई, 150 हो गई। आपने उपभोग क्या किया? अब आप इसको तो अभी हमने देखा था ना कि आय बढ़ती है परंतु उपभोग उतना अधिक नहीं बढ़ता। अब आपने 150 रुपए कमाया और खर्च कितना किया? 140। इस प्रकार से 150 में से 140 घटा दोगे तो आपके पास कितने रुपए की बचत हो गई? 10 रुपए की बचत हो गई हमारे पास। अब आय हमारी हो गई 200 और हमने उपभोग कितने का किया? 180 का। 200 रुपए हमारी इनकम थी और 180 हमने खर्च कर दिया, तो हमारी जो बचत हुई वो कितनी हुई? 20। 200 रुपीज से हम 180 घटा देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। 250 अब हमारी इनकम है और हमने उपभोग और बढ़ा दिया, परंतु बचत देखिए और बढ़ गई। यहाँ पे 20 रुपए बच रहे थे, यहाँ कितने बच रहे हैं? 30। 250 में से 220 घटा दिया तो कितना हो गया हमारा? 30 रुपीज। और हमारी आय बढ़ गई, 300 हो गई, तो हमने उपभोग को और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 260 कर दिया। परंतु देखिए, आप बचत यहाँ पर कितनी बढ़ रही है हमारी? 40। तालिका से एक संबंध समझ में आ रहा है कि हमारी जैसी जैसी आय बढ़ रही है, उपभोग भी बढ़ रहा है और बचत भी बढ़ रही है। यानी हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हमारी बचत भी बढ़ती जाती है। बचत फलन क्या कहता है? किसके बीच संबंध बताता है? आय और बचत के बीच। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है, हमारी बचत भी बढ़ती जाती है, और इन दोनों के बीच फलनात्मक संबंध को ही हम बचत फलन कहते हैं। बचत फलन या बचत प्रवृत्ति के निर्धारक 3 तत्व बताइए। सबसे पहला है आय। आय तथा बचत में परस्पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय बढ़ने पर बचत भी बढ़ती है और आय के घटने पर बचत भी कम होती है। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जा रही थी, हमारी बचत भी बढ़ रही थी। दूसरा पॉइंट है बचत करने की इच्छा। एक व्यक्ति में जब बचत करने की इच्छा होती है तभी वह अपनी आय का एक भाग बचा सकता है। बचत करने की इच्छा का अभाव होने पर आय बढ़ने पर भी वह अपनी आय में से कुछ नहीं बचा सकता। बचत के लिए बचत करने की इच्छा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखते होंगे कि 2 फैमिली है, इसकी तनख्वाह 5,000 रुपए है, इस परिवार की तनख्वाह भी 5,000 रुपए है, परंतु इसके घर में डेली हर महीने जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है। परंतु एक दूसरा परिवार है, ये 5,000 रुपए में से भी हर महीने 500 रुपए अपना बैंक में बचा लेता है, क्योंकि ये समझदार परिवार है। इसको लगता है कि मुझे भविष्य में कभी जरूरत हुई तो मेरे पास कुछ तो इमरजेंसी में पैसा होना चाहिए, इसलिए ये क्या करता है? बचत करता है ये परिवार।
तो इस तरह से जब तक बचत करने की इच्छा नहीं होगी, बचत नहीं हो सकती। जीवन स्तर। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन स्तर में निरंतर वृद्धि करे। वह जिस जीवन स्तर पर जीवन निर्वाह कर रहा था, उसकी संतान उससे भी अच्छे जीवन स्तर पर रहे। अतः वह अधिक बचत करने के लिए प्रेरित रहता है। आप अपना अनुभव देखिए, आपके परिवार में क्या होता है। आपके पापा हैं, आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी ने जमीन जायदाद खरीदी होगी, बैंक में पैसा रखा होगा, तो आपके पापा के काम आया। आपके पापा भी या मम्मी ये सोचते होंगे कि मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाऊँ, जिससे मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनके लिए घर हो। और हम हर माँ-बाप का ये आप उनका अनुभव सुनते होंगे कि हम तो गरीबी में पढ़ लिए, हम तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे का जीवन स्तर और अच्छा हो। तो हर व्यक्ति इस बात को ध्यान में रख के बचत करने की कोशिश करता है, जिससे भविष्य में उसके बच्चे और अच्छा जीवन जी सकें और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। चौथा है सावधानी। व्यक्ति भविष्य की आकस्मिक आवश्यकता जैसे बीमारी है, दुर्घटना है, वृद्धावस्था आदि से निपटने के लिए भी बचत करने के लिए प्रेरित होता है। आपने देखा कि हर व्यक्ति को लगता है कि यदि हम भविष्य में बीमार हो गए तो हमारे लिए सबसे पहले क्या जरूरी रहेगा, बचत या पैसा। या अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, या हमको बुढ़ापे में जब हम नौकरी नहीं करेंगे, हमारे पास वेतन नहीं होगा, तो भविष्य में यदि हमको बुढ़ापे में कोई बीमारी हो गई और खाने पीने या अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता हुई, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी व्यक्ति हमेशा सावधानी पूर्वक बचत करने के लिए प्रेरित होता है। भविष्य संबंधी व्यय हेतु एक दूरदर्शी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा, विवाह या अपने वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए बचत करने की इच्छा रखता है। ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए करते हैं। ज़्यादातर माँ-बाप क्या करते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट कर देते हैं कि जब बच्चा 18 साल कॉलेज जाना होगा, उसकी फ़ीस लगेगी। तो जब वो बच्चे छोटे रहते हैं, तभी से धीरे-धीरे करके वो बचत करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से 5 पॉइंट हैं, आप कोई भी 3-4 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार का संतुलन उसी बिंदु पर स्थापित होगा जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगी। संतुलन कब कहलाएगा? जब कुल मांग, अर्थव्यवस्था की कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगी। जैसे 500 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में मांग है और 500 करोड़ रुपए पूर्ति भी हो रही है, तो यह अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था सदैव ऐसे संतुलन की स्थिति में हो। कभी अर्थव्यवस्था में मांग अधिक हो सकती है और कभी पूर्ति अधिक हो सकती है। तो हम ये दोनों कंडीशन को समझेंगे कि जब मांग अधिक होगी अर्थव्यवस्था में तो हम उसको क्या कहेंगे, या जब पूर्ति अधिक होगी तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। जब कुल मांग से कुल पूर्ति अधिक हो, देखिए यहाँ पे जैसे मांग कम है और पूर्ति अधिक है। अर्थव्यवस्था में मांग कम है और पूर्ति अधिक है। ये देखिए मांग कितनी की है, केवल 400 करोड़ की, और अर्थव्यवस्था में पैसा कितना है, 500 है। इसको हम कहते हैं अभावी मांग। यानी यहाँ पर मांग का अभाव होता है, मांग का अभाव होता है, यानी मांग कम होती है, इसे हम कहते हैं अभावी मांग। जब पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, इस कंडीशन को हम कहते हैं अभावी मांग। और एक कंडीशन और है, जब मांग अधिक होती है और कुल पूर्ति कम होती है, इस स्थिति को हम कहते हैं अत्यधिक मांग या आधिक्य मांग। इसको हम क्या कहते हैं, अधिमांग, आधिक्य मांग या अत्यधिक मांग भी इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि मांग बाजार में कितनी है, 500 करोड़। हर एक को पैसा चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका पैसा कितना है, कम है, केवल कितना है, 400 करोड़। तो आप ये तीनों को समझ गए होंगे कि संतुलन कब होगा, जब मांग और पूर्ति बराबर होगी। जब मांग कम है तो अभावी मांग, और जब मांग अधिक है उसे हम आधिक्य मांग कहेंगे। कुल मांग की तुलना में और कुल पूर्ति कम हो, इसे हम स्फीतिक अंतराल भी कहते हैं।
अभावी मांग के 3 कारण लिखिए। आप अब समझ गए होंगे कि अभावी मांग क्या है। अभावी मांग को आप सीधे न्यून मांग लिख, अर्थशास्त्र में इसको हम न्यून मांग भी कहते हैं। अभावी मांग को न्यून मांग भी कहते हैं। जब मांग कम हो उसे हम अभावी मांग कहते हैं। इसके क्या कारण है? सबसे पहला तो है हमारा उपभोग व्यय में कमी। निजी उपभोग व्यय समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। निजी उपभोग व्यय में कमी समग्र मांग में कमी ला देता है। जैसे कोविड के समय आप देखिए कि हर व्यक्ति अपना कम से कम उपभोग में काम चला रहा था। क्यों चला रहा था? क्योंकि बाजार बंद थे, सब बाजार बंद थे, उत्पादन भी कम था, पूरी अर्थव्यवस्था, ट्रेन, बसेस, ट्रक सब बंद था। तो हर व्यक्ति क्या कर रहा था उस वक्त? मांग में कमी कर रहा था। तो जब मांग में कमी हो जाती है या निजी उपभोग के व्यय में कमी हो जाती है तो कैसी स्थिति होगी? समग्र मांग में कमी हो जाएगी। दूसरा है निजी निवेश व्यय में कमी। निजी निवेश समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। निवेश में कमी होने से समग्र मांग कम हो जाएगा। नए नए उद्योग स्थापित नहीं होंगे, नई नई वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा। जब निवेश नहीं होगा तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, है ना? सीधी बात है। यदि मांग में कमी होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और जब हम बेरोजगार रहेंगे तो क्या हम वस्तुएं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो यदि बाजार में, अर्थव्यवस्था में यदि निवेश कम होता है, उसका भी सीधा असर मांग पर पड़ता है। सरकारी व्यय में कमी। सरकार भी अपने उपभोग और निवेश में कटौती कर सकती है। अभी कोविड के समय में सरकार ने भी अपने खर्चे में कमी की थी। कितने तनख्वाह लोगों ने अपनी दी थी। सभी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कितने दिनों की तनख्वाह सरकार को दी थी, जिससे कि कोविड पेशेंट हैं देश में वैक्सीन तैयार हो सके, वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो सके, जिनको जरूरत है दवाइयों को उनको दवाई उपलब्ध हो सके। तो सरकारी व्यय में कमी होने से भी लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, और जब पैसा हमारे पास कम हो जाएगा तो हम मांग को भी कम करेंगे। निर्यात में गिरावट। निर्यात समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। निर्यात में कमी का अर्थ है घरेलू उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में किए गए व्यय में कमी होना, जिसके कारण समग्र मांग में कमी हो जाएगी। जब यदि हमें बाहर विदेशों में निर्यात करना है, यदि निर्यात ही नहीं होगा तो हमारे देश में मांग क्या होगी? कम होगी। यदि हमारे देश से निर्यात अधिक होगा तो हमारे देश की वस्तुओं की मांग भी अधिक होगी। कर की दरों में वृद्धि। कर की दरों में वृद्धि से भी लोगों की आय, प्रयोज्य आय कम रह जाती है। जो प्रयोज्य आय होती है, यानी जो खर्च हम कर सकते हैं, वो आय कम हो जाती है। उनकी व्यय करने की क्षमता को कम करती है। कम प्रयोज्य आय का अर्थ है समग्र मांग में कमी। प्रयोज्य आय मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जैसे मेरी तनख्वाह है 1,000 रुपए मान लो, और सरकार ने मेरे से 100 रुपए टैक्स ले लिया। कितने टैक्स ले लिया? 100 रुपए। अब मेरी आय कितनी बची? प्रयोज्य आय कितनी बची? 900 रुपए। अब आप समझ गए होंगे। या अब करों में वृद्धि कर दी। मान लो 1,000 रुपए मेरी आय है, सरकार ने हमसे टैक्स कितने रुपए ले लिया? 200। कर में वृद्धि कर दी सरकार ने। अब मेरे पास कितनी बची मेरी प्रयोज्य आय? 800 रुपए। इसका मतलब है पहले मैं 900 रुपए की वस्तुओं की बाजार में मांग करती थी। अब कर में वृद्धि के कारण मेरी प्रयोज्य आय कम हो गई, और मेरी प्रयोज्य आय कम हो गई है, इसका मतलब है कि मैं मांग में अपनी कमी कर दूंगी। हमारा अगला प्रश्न है आधिक्य मांग एवं अभावी मांग में अंतर लिखिए। देखिए मैंने इसलिए पहले ही समझा दिया था। आधिक्य मांग का मतलब क्या था? अधिक मांग, अधिमांग, जहां पर मांग अधिक हो, और अभावी मांग जहां पर मांग कम हो। ये देखिए कुल मांग अधिक है कुल पूर्ति से, इसको हम क्या कहेंगे? अधिक मांग। और अभावी मांग किसे कहेंगे? जहां मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो, उसको हम क्या कहेंगे? अभावी मांग। अब हम इनका अंतर समझ लेते हैं। ये देखिए अभावी मांग जहां मांग कम है पूर्ति अधिक है, इसे हम अभावी मांग कहेंगे। अधिक मांग जहां मांग अधिक है और पूर्ति कम है।
अभावी मांग की स्थिति में अपूर्ण रोजगार रहता है। क्यों रहता है? जब पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, जब वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, आप जानते हैं प्रभावपूर्ण मांग हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जैसे ही मांग कम हो जाती है तो लोगों का रोजगार क्या होता जाता है? कम होता जाता है, क्योंकि उत्पादन कम होता है। जबकि अधिक मांग में कैसी स्थिति होती है? पहले से ही पूर्ण रोजगार होता है, क्योंकि हर वस्तु की मांग बहुत अधिक होती है। ऐसे में सबको रोजगार मिलता है। आप इसका ये भी उदाहरण समझ सकते हैं कि साल भर कोई पुताई करने वाला व्यक्ति है मान लो, तो क्या उसको साल भर काम मिलता है? दीपावली के बाद, ज्यादातर दिवाली में लोग पुताई कराते हैं। दिवाली के बाद उनकी मांग कम हो जाती है, उनकी मांग पुताई करने वालों की कम हो जाती है। ऑफ सीजन या बरसात में लोग पुताई नहीं कराते, तो उस वक्त जितने पुताई वाले हैं वो लगभग बेरोजगार हो जाते हैं। आधे की मांग कब होती है? या जैसे होली का समय है, होली के समय में हर कोई क्या करेगा? पिचकारी की डिमांड करेगा। तो ऐसे समय में जो भी पिचकारी से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनकी मांग क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि उनकी चीजें बनी हुई वस्तुओं की मांग अधिक है। अभावी मांग की स्थिति में अस्फीति अंतराल होता है और आधे के मांग की स्थिति में स्फीतिक अंतराल होता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अविस्फीतिक और स्फीतिक अंतराल। स्फीतिक का मतलब होता है बहुत अधिक मांग होना, उसकी वजह से महंगाई होना, ये कहलाता है हमारा स्फीतिक। और अविस्फीतिक जब कोई मांग नहीं हो रही, वस्तुओं की मांग में बहुत कमी हो जाए और चीजें की कीमत क्या होने लगे? कम होने लगे, उसको कहते हैं अविस्फीतिक अंतराल। न्यून मांग या अभावी मांग की स्थिति में क्या उत्पन्न हो जाता है? अविस्फीति। जबकि आधे के मांग में कैसी स्थिति होती है? स्फीतिक अंतराल होता है। होली के समय में होली के समय में पिचकारी की मांग बढ़ जाएगी, यानी पिचकारी की कीमत क्या हो जाएगी? बहुत अधिक बढ़ जाएगी। परंतु दीपावली के समय में पिचकारी की मांग बिल्कुल नहीं रहेगी, तो पिचकारी के मूल्य क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगी? हमारे लिए सस्ती हो जाएगी। जबकि आप होली में यदि खरीदने जाएंगे, उनके दाम दुगने और तिगने होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आपको जरूरत है और आप खरीदेंगे, आप इसकी मांग जरूर करेंगे। तो ये जो महंगाई है, इसे ही हम कहते हैं यहाँ पे स्फीतिक अंतराल। अभावी मांग में उत्पादन और कीमत कम होती है। अभी मैंने बताया कि पिचकारी की कीमत कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ उत्पादन तथा रोजगार नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि पहले से ही अधिकतम स्तर पे होते हैं। यहाँ पर पूर्ण रोजगार पहले से ही पूरी तरह से उपलब्ध रहता है। यानी आधे के मांग में तो सबको रोजगार रहता है, क्योंकि मांग कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। ये इकाई हो गई है आपकी। आप इसको आज वीडियो देखने के साथ ही स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स परीक्षा के लिए बना लीजिए। थैंक यू।